अभी तक आपने सुना नहीं अमर, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, इन कंगनों के रूप में। चलती हूँ, ज्यादा देर यहाँ रुकी तो कमजोर पड़ जाऊंगी, कहकर सुमी आगे बढ़ गई। अमर का हाथ धीरे धीरे उसके हाथ से छूटता रहा। तभी किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अमर ने चौंक कर देखा, मोहन खड़ा था। अमर अपने अतीत में लौट आया। मोहन ने कहा, चिंता मत करो, डॉक्टर साहब आ गए हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अमर सुमी को लेकर बहुत परेशान था। तभी डॉक्टर आया और कहा, ब्रेस्ट के कुछ नीचे एक गांठ है जो लगभग फूटने वाली है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करके उसे निकालना होगा, वरना इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो कीजिए, किसी भी हालत में उन्हें बचा लीजिए, अमर ने बेचैनी से कहा। अनुज ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंकल मैं बात करता हूँ। अनुज डॉक्टर की तरफ आया और कहा, डॉक्टर आप जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन में 1.5 लाख का खर्च आएगा, उसके बाद मेडिसिन, हॉस्पिटल का चार्ज मिलाकर कुल 2 लाख रुपए। आप पैसे जमा करा दीजिए, मैं अपनी टीम से कहकर ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। डॉक्टर ने कहा, 2 लाख? अनुज ने कहा, पहले इंतजाम कर लीजिए, उसके बाद ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने कहा, इंतजाम हो जाएगा डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, तब तक मैं पैसे लेकर आता हूँ। अनुज ने कहा तो डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखकर वहां से चला गया। अमर और मोहन राव अनुज के पास आए और अमर ने कहा, 2 लाख, पर इतनी बड़ी रकम तुम कहाँ से लाओगे? आप घबराइए मत, मैं इंतजाम करता हूँ, अनुज ने कहा और हॉस्पिटल से निकल गया। ओल्ड एज होम आकर उसने सुनिधि को बताया। सुनिधि और अनुज ने तुरंत अपने जमा पैसों को निकाला। वो सिर्फ 80,000 ही थे। उन्हें देखकर अनुज ने कहा, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? आंटी की जान बचाना बहुत जरूरी है। अनुज, तुम ये पैसे जमा करवाओ ताकि उनका इलाज शुरू हो, बाकी के पैसे भी हम लोग अरेंज कर लेंगे, सुनिधि ने कहा। अनुज ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर आधे पैसे जमा करवाए। ऑपरेशन शुरू हुआ। अनुज ने मोहन और अमर को भी घर भेज दिया और खुद अपने दोस्तों को मदद के लिए फोन करने लगा, पर हर किसी से निराशा ही मिली। अनुज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उधर अमर पैसे की चिंता में रात भर सो नहीं पाया। उसने ऑफिस रूम से सुमित्रा के घर वालों का पता लगाया। उसका बेटा और बेटी इसी शहर में थे। अमर बिना किसी को बताए सुबह सुबह वहां से निकल गया। सुबह के 9 बजे वो सुमित्रा के बेटे के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने उन्हें सुमित्रा के बारे में बताया, लेकिन बेटे बहू को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि बेटे ने तो ये कह दिया, मेरे पास उन पर खर्च करने का फालतू पैसा नहीं है, उनसे कहो जाकर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। जरा सी भी शर्म नहीं आई ये कहते हुए? वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, उसके लिए ऐसी सोच? छी, कैसे बेटे हो तुम? अमर ने कहा। लड़के को गुस्सा आ गया। उसने एक थप्पड़ खींचकर अमर को मारा और घर से धक्का दे दिया। अमर नीचे आ गिरा। लड़के ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अमर को बहुत दुख हुआ कि वो ऐसे इंसान से सुमित्रा के लिए मदद मांग रहा था। उम्मीद की एक किरण बाकी थी। वो सुमित्रा की बेटी के घर पहुंचा। उसे सुमित्रा के बारे में बताया तो बेटी के शब्दों ने अमर का कलेजा चीर दिया। मेरी कोई माँ नहीं है, मेरे लिए तो वो तभी मर गई थी जब उन्होंने सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी और मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। जाकर उनके बेटे से कहिए ये सब। किस मिट्टी के बने हो तुम सब? क्या तुम्हारे मन में जरा भी दया भावना नहीं है? वो औरत वहां जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें? अमर रो पड़ा। वो मरे या जिए हमें क्या, निकलो यहाँ से। पता नहीं सुबह सुबह भीख मांगने कहाँ से आ जाते हैं, कहकर लड़की वहां से चली गई। अमर हताश हो गया। उसे खुद से ज्यादा सुमित्रा के लिए दुख हो रहा था। आज समझ आया कि सुमित्रा को अपनी बेटी से नफरत क्यों थी। वो बेबस सा हॉस्पिटल लौट आया। सुमित्रा का ऑपरेशन रात में ही हो चुका था। अभी वो बेहोश थी। अमर अनुज के पास आया तो अनुज ने कहा, अंकल परेशान मत होइए, आंटी आप ठीक हैं, लेकिन पैसे? अमर ने कहा, उनका इंतजाम भी हो गया। कुछ पैसे मेरे और सुनिधि के पास थे, बाकी पैसों के लिए ओल्ड एज होम को गिरवी रख दिया। अनुज ने कहा, ये तुमने क्या किया बेटा? वो तुम्हारी मेहनत थी, हमारे लिए उसे गिरवी रख दिया। अमर ने कहा, अंकल पैसा किसी की जान से बढ़कर नहीं, आप बैठिए मैं चाय लेकर आता हूँ, अनुज ने कहा और चला गया। अमर बेंच पर बैठ गया। उसे बहुत हैरानी हुई कि एक तरफ उनके बच्चे थे जो इतना गिर चुके हैं और एक तरफ अनुज था जो बिना किसी मतलब के इन सब के लिए अपना सब कुछ दे रहा है।
अनुज चाय ले आया। ओल्ड एज से कुछ लोग सुमित्रा से मिलने आए। दोपहर तक उन्हें भी होश आया। सभी उनसे मिले, लेकिन अमर बिना मिले ही चला गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सुमित्रा से नजर मिलाने की। वो अपने कमरे में बैठा सुमित्रा के बारे में सोच रहा था। उसके बच्चों ने जो बात कही वो मन ही मन उसे परेशान कर रही थी। धीरे धीरे सुमित्रा की तबीयत में सुधार होने लगा। अनुज और सुनिधि अपना सारा काम छोड़कर सुमित्रा की देखभाल में लगे रहे। ओल्ड एज होम का सारा भार अमर और मोहन राव पर आ गया। एक हफ्ते बाद सुमित्रा को घर ले आए। सभी उसे देखकर खुश थे। अमर भी वहीं भीड़ में खड़ा था। सुमित्रा अपने कमरे में आराम करने चली गई। अनुज अपने ऑफिस चला गया। सुनिधि ऑफिस में बैठकर काम देखने लगी। शाम के समय सुमित्रा बगीचे में टहल रही थी, तभी अमर उसके पास आया और गुस्से से कहा, इतना सब हो गया तुम्हारे साथ, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। सुमित्रा ने नजर बचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बच्चों से मिल चुका हूँ सुमी। क्यों तुम अकेले इस दुख को झेलती रही? क्या एक बार भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? अमर ने कहा। सुमित्रा ने अमर को पीछे की ओर धक्का देकर कहा, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? क्यों बताऊं मैं तुम्हें ये सब? आखिर रिश्ता क्या है हमारा? क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है सुमी? अमर ने कहा। यहाँ से चले जाओ अमर, कहकर सुमित्रा ने पीठ घुमा ली। अमर की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से चला गया। रात के खाने पर अमर नहीं आया, पर चुपचाप अपने कमरे में लेटे सोच में डूबा हुआ था। मन की पीड़ा चेहरे से साफ झलक रही थी। मोहन राव और जगन्नाथ कमरे में आए, लेकिन अमर को चुप देखकर दोनों अपने अपने बिस्तर पर चले गए। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन अमर जाग रहा था। उसे जागता देखकर मोहन ने गुस्से से कहा, तुम्हारी नींदें उड़ाकर वो खुद चैन से सो रही है। अमर ने उसकी ओर नजर घुमाई तो मोहन ने कहा, आज शाम उसने जो कहा मैंने सुनी। कितनी मतलबी निकली वो, और तुम्हें उसकी परवाह थी? अमर उठकर बैठ गया और कहा, वो जाग रही है मोहन। मोहन ने सुना तो खिड़की से बाहर देखने लगा। सुमित्रा बरामदे में खड़ी खिड़की की ओर ही देख रही थी। सुमित्रा की तकलीफ अमर समझता था, और इसी वजह से वो अब सुमित्रा को परेशान करना नहीं चाहता था। अमर उससे दूर रहने लगा। सुमी अगर आस पास भी होती तो अमर दूसरी ओर चला जाता। सुमित्रा अब पहले से ज्यादा उदास रहने लगी थी। अमर के साथ किया बर्ताव उसे खल रहा था। एक शाम अमर पौधों की साफ सफाई कर रहा था कि सुमित्रा भी आकर उसका हाथ बटाने लगी। अमर ने सुमी को वहां देखा तो उठकर जाने लगा। सुमित्रा उसके सामने आ खड़ी हुई और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा अमर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा जब तुम मेरे बच्चों से मिले और मेरे हिस्से की नफरत तुम्हें मिली। मुझे इस बात का दुख नहीं है सुमी, दुख सिर्फ इस बात का है कि तुम मुझसे ये सब छुपा रही हो, अपना दुख अकेले ही जी रही हो। क्या मुझे ये सब जानने का कोई हक नहीं है? अमर ने कहा। हक है अमर, लेकिन किस मुंह से तुम्हें बताती कि मेरे साथ ये सब हो रहा है? बड़े गर्व से कहा था ना मैंने कि हम खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था हम दोनों की जिंदगियों में। कहते कहते सुमी का गला भर आ गया। अमर उसे लेकर सीढ़ियों के पास आया और बैठने को कहा। खुद कुछ दूर बैठ गया और कहा, अब बताओ सुमी, क्या हुआ था? मुझे सब जानना है, और ये हक मैं खुद दे रहा हूँ। खुद को बोलो, चुप मत रहो। सुमी इतने साल चुप रही, काश बोला होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, बल्कि एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। कहो सुमी। अमर की बात सुनकर सुमी पिघल गई और कहने लगी, मेरी शादी एक बहुत बड़े परिवार में हुई थी, जहाँ सब था, बस प्यार नहीं था। पति के पास पैसा, इज्जत, हर जरूरत का सामान मिला, लेकिन कभी उनका प्यार, साथ और वक्त नहीं मिला। समाज के सामने मैं 2 बच्चों की माँ तो बन चुकी थी, पर उनकी पत्नी कभी नहीं बन पाई, और थक कर मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया। संयुक्त परिवार टूटकर अकेला हो गया। गांव छोड़कर मैं अपने बच्चों और पति के साथ शहर चली आई। कुछ सालों बाद उनका निधन हो गया। बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। ससुराल वालों ने हाथ खींच लिया, और पीहर वालों ने इतनी क्षमता नहीं बची थी कि मुझे और मेरे बच्चों को पाल सके। यहाँ रहकर मैंने ही उनका पालन पोषण करना शुरू किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। बेटा सरकारी ओहदे में अफसर लग गया, तो बेटी भी बैंक में कर्मचारी थी। उन्हें देखकर मैं अपना हर दर्द भूल गई, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बेटे बेटी ने अपनी पसंद से शादी की, मैं भला ऐतराज जताती भी कैसे? बेटी इसी शहर में अपने पति के साथ रहने लगी, और बहू मेरे घर में। कुछ दिन सही रहा, लेकिन उसके बाद झगड़े होने लगे। बहू को मैं फूटी आंख नहीं सुहाती थी।
मेरे सामने वो अपने दोस्तों को घर नहीं बुला पाती थी। मैं जैसे तैसे करके दिन काट रही थी। एक शाम बेटी ने कुछ पेपर्स देकर कहा कि मैं जायदाद उसके नाम कर दूं, लेकिन कहीं से बेटी वहां आई और खूब झगड़ा हुआ। बेटी ने प्यार दिखाया और भरोसा दिलाया कि वो मेरी सेवा करेगी। मैंने दोनों बच्चों को बराबर जायदाद दे दिया। उसी शाम बेटी और दामाद मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि ये सिर्फ उनका झूठा प्यार था जो उन्होंने जायदाद के चलते दिखाया था। जब बेटी मेरी जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गई तो एक शाम दामाद मुझे यहाँ छोड़ गया। कहते कहते सुमी की आंखें भर आई। अमर की आंखें भी नम हो गईं। उसने आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा, इतना सब हो गया और तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा? क्यों सुमी? मैं पहले ही तुम्हें शादी के लिए ना बोलकर बहुत ही बड़ी ठेस पहुंचा चुकी थी अमर। उसके बाद कभी तुम्हारा सामना करने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर जब तुम्हें यहाँ देखा तो मेरा दिल टूट गया। आखिर हमारे बच्चों ने ऐसा क्यों किया? कहते कहते रो पड़ी सुमित्रा। अमर से उसका रोना देखा नहीं गया तो वो थोड़ा उसके पास आया और उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, सब वक्त का फेर है सुमी। हमारा यहाँ होना भी हमारी किस्मत है कि हम साथ हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सुमी। बच्चे ना सही, हम एक दूसरे से अपना दुख तो बांट ही सकते हैं। अमर की बात सुनकर सुमी ने अपना सर अमर के कंधे पर रख दिया। एक अपनेपन का एहसास दोनों को हुआ। दोनों खामोश बैठे रहे। अंधेरा होने लगा। ऑफिस की खिड़की पर खड़े अनुज और सुनीत मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। अनुज, अंकल आंटी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना? सुनिधि ने कहा। हाँ सुनिधि, इस उम्र में भी इनका प्यार कहीं ना कहीं जिंदा है। मैं सोच रहा था क्यों ना इन दोनों के लिए कुछ किया जाए, अनुज ने कहा। वाओ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना होगा। इन्हें एहसास दिलाना होगा, सुनिधि ने कहा। उसकी जरूरत ही नहीं है सुनिधि, जरा देखो उन्हें। उनके चेहरे पर जो सुकून है उससे साफ पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते होंगे, अनुज ने कहा। हाँ चलो, ऐसे छुपकर किसी को देखना सही नहीं है, सुनिधि ने कहा और अनुज को खींचते हुए वहां से ले गई। कुछ देर बाद अमर और सुमी भी वहां से चले गए। दोनों के मन से एक भारी बोझ उतर चुका था और दोनों अब खुश रहने लगे थे। सुमी मोहन राव और जगन्नाथ से भी मिली। चारों घंटों बैठकर एक दूसरे के बारे में बातें करते रहते। कभी कभार अमर और सुमी एक दूसरे को देखकर खो जाते और मोहन जगन वहां से खिसक जाते। कुछ वक्त हंसी खुशी निकला। एक सुबह मोहन अखबार पढ़ रहा था कि उसने देखा आज वैलेंटाइन डे है। आज के दिन गुलाब का फूल देकर अपने प्यार का इजहार किया जाता है। जैसे उसने पढ़ा, अखबार लेकर अमर के पास आया और उसे सब बताया तो अमर ने कहा, छी, हमारी उम्र है ये सब करने की? बच्चों के लिए होते हैं ये प्रेम दिवस। प्यार में क्या बच्चा क्या बूढ़ा, भावनाएं तो सबकी एक ही हैं। तुम आज सुमित्रा जी को गुलाब दोगे, अगर उन्होंने ले लिया तो समझ जाना उनके मन में भी वही भावनाएं हैं जो तुम्हारे मन में है। अमर ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर क्या, जगन और मोहन दिन भर उसके पीछे पड़े रहे। आखिर अमर मान गया। शाम को जब सुमी बगीचे में टहल रही थी तभी अमर वहां आया और गुलाब का फूल कांपते हाथों से उसकी ओर बढ़ा दिया। सुमी ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। अमर उदास हो गया। मोहन और जगन उसके पास आए और अफसोस जताने लगे। कुछ देर बाद ही सुमी वापस आई। उसके हाथ में पीला फूल था। उसने फूल अमर को देकर कहा, प्रेम की शुरुआत दोस्ती से होती है। अमर खामोशी से सुमी को देखता रहा और हाथ में पकड़ा लाल गुलाब पीछे छुपा लिया। सुमी मुस्कुराकर वहां से चली गई। अमर किसी नौजवान की तरह शर्माने लगा तो मोहन ने कहा, आज दोस्ती हुई है, कल प्यार भी हो जाएगा। अमर की हालत देखकर जगन्नाथ गाने लगा, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अमर बस उसे खिले हुए पीले फूल को देखता रहा जिसमें से दोस्ती की भीनी खुशबू आ रही थी। सुमित्रा और अमर अच्छे दोस्त बन चुके थे। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में काफी कुछ बदला, बस नहीं बदला तो अमर और सुमित्रा के बच्चों का मन। अमर इस उम्र में किसी अपने का साथ पाकर खुश था तो सुमित्रा भी अपने सुख दुख अमर से बांट लिया करती थी। अनुज और सुनिधि ने उन दोनों से शादी कर लेने को कहा, लेकिन अमर और सुमित्रा दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो किसी ऐसे बंधन में बंधे। कहीं ना कहीं उन दोनों के मन में अपने अपने जीवन साथी को लेकर ईमानदारी अभी भी थी। अनुज ने भी उन्हें ज्यादा नहीं कहा। कुछ दिन बाद पता चला कि सुनिधि माँ बनने वाली है। ओल्ड एज होम में खुशी का माहौल बन गया। सभी बहुत खुश थे। ओल्ड एज होम में बस 17 लोग ही रह गए थे। बाकी लोग वहां से कहीं चले गए। अमर ने बाकी लोगों के साथ मिलकर ओल्ड एज होम को सजाया और शाम को वहां जलसा रखा।
अनुज और सुनिधि अनाथ थे, उनका कोई अपना नहीं था, इसलिए बस अनुज के ऑफिस से कुछ लोग आए। सभी बहुत खुश थे, नाच गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर गेट के पास रुकी। उनमें से सूट बूट पहने एक आदमी उतरा, उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उसे देखते ही अनुज उसके पास आया, शायद वो उसे जानता था। आदमी ने अनुज को पेपर देकर कहा, मुख्तार भाई ने ये कागज भेजे हैं। तुमने 6 महीने के लिए जो पैसे लिए थे वो वक्त खत्म हो चुका है। अब लिए हुए रुपए को दुगना लेकर मुख्तार भाई के सामने हाजिर हो जाना, वरना ये ओल्ड एज होम खाली कर देना। अनुज ने सुना तो टेंशन में आ गया और कहा, लेकिन उन्होंने तो 1 साल के लिए कहा था, इतनी जल्दी मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से ला पाऊंगा? वो सब मुझे नहीं पता, 2 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, पैसे दो वरना ये जगह खाली कर देना। भाई को यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना है, चलता हूँ, कहकर आदमी वहां से चला गया। अनुज मुंह लटकाए पेपर्स हाथ में लिए वापस आया। उसे देखकर सब शांत हो गए। अनुज सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। सुनीति उसके पास आई और कहा, क्या हुआ अनुज, तुम इतने परेशान क्यों हो? अनुज ने सबको सारी बातें बताई तो सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। अनुज ने निराशा से कहा, उनके हिसाब से मुझे उन्हें 2,40,000 रुपए देने हैं, लेकिन इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम अपने ऑफिस से बात करके देखो, शायद वो कुछ मदद करें। सुनिधि ने कहा, नहीं सुनिधि, उनसे मदद ली भी तो वो 50,000 से ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे ओल्ड एज होम को बर्बाद नहीं होने दे सकता, अनुज ने कहा। वहां खड़े सभी लोग चुपचाप अनुज की बातें सुन रहे थे। अमर ने सबको आंख से कुछ इशारा किया तो सभी अंदर चले गए। सुनिधि अनुज के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत दे रही थी। कुछ देर बाद सभी बाहर आए। अमर के हाथ में कुछ रुपए थे। अमर ने रुपए अनुज की ओर बढ़ाकर कहा, बेटा ये 55,000 रुपए हैं, हम सब ने मिलकर जमा किए हैं, तुम इन्हें रखो, शायद तुम्हें कुछ मदद मिले। अरे नहीं अंकल, ये आप सबके लिए हैं, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? नहीं अंकल, मैं ये नहीं ले सकता, अनुज ने कहा। क्यों नहीं ले सकते? आज तुम्हारी जगह अगर हम सबका बेटा होता तो क्या हम उसकी मदद नहीं करते? तुम तो हमारे बेटों से भी बढ़कर निकले बेटा। तुम्हारी वजह से हमें छत मिली, 2 वक्त का खाना मिला। तुमने जो हम सबके लिए किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, जगन्नाथ ने कहा। अनुज की आंखों में आंसू आ गए। मोहन उसके पास आया और उसका हाथ थामकर कहा, रख लो बेटा, मदद समझकर नहीं बल्कि हम सबका प्यार समझकर। तुमने कभी हमें पराये होने का एहसास नहीं दिलाया, तो आज मुसीबत के वक्त हम लोग तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकते हैं? रख लो। जब सुमित्रा की जान बचाने के वक्त तुमने घर गिरवी रखा, तब एक बार नहीं सोचा, फिर आज क्यों? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, अमर ने कहा तो अनुज उनके गले लग गया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। अनुज सीढ़ियों पर बैठ गया। बाकी सब लोग भी वहीं बैठकर बाकी के पैसों के इंतजाम के बारे में सोचने लगे। कुछ देर बाद वहां बैठे असलम ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। सबकी नज़र उसकी ओर घूम गई तो अमर ने कहा, हाँ बताओ असलम। 4 दिन बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं, क्यों ना हम सामने वाले मैदान में माता की स्थापना करें। लोग दर्शन के लिए आएंगे तो यहाँ आकर प्रसाद फूल नारियल लेंगे, दूर से आएंगे तो उन्हें भूख प्यास भी लगेगी, तो यही मैदान में खाने की दुकान लगाएंगे, लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था भी करेंगे तो सभी आएंगे। इन सब से आने वाले पैसे हम अनुज को देंगे। कहो कैसा आइडिया? मुसलमान होकर तुम नवरात्र की बात कर रहे हो असलम? मोहन ने हैरानी से कहा। मुसलमान हूं तो क्या हुआ, हूं तो इंसान ही ना, और ये धर्म का बंटवारा हम इंसानों ने किया है, उस ऊपर वाले ने नहीं। इससे अनुज बेटे की समस्या तो हल हो जाएगी, असलम ने कहा। अमर आकर उसके गले लगा और कहा, असलम भाई, हम सब ये करेंगे, इस ओल्ड एज होम को बचाएंगे। ठीक है, फिर मैदान की सफाई का सारा काम हम सब मिलकर कल से ही शुरू कर देंगे, जगन्नाथ ने कहा। मैं प्रसाद और फूलों की दुकान लगा लूंगा, अमर ने कहा। मैं राधा और सुमित्रा मिलकर खाने की दुकान खोल लेंगे, जानकी ने कहा। मैं नींबू पानी और सोडा बनाऊंगा, मोहन ने कहा। मैं लोगों के मनोरंजन के लिए नई नई प्रतियोगिता लगाऊंगा, जगन ने कहा। और इस तरह एक एक करके सबने काम बांट लिए। अनुज और सुनिधि ने सुना तो उनके पास आकर कहा, मैं और सुनिधि माता की मूर्ति बनाएंगे और उनका दरबार सजाएंगे। सभी बहुत खुश थे और जोश से भरे हुए थे। इसके बाद सबने साथ बैठकर खाना खाया और अगले दिन की प्रतीक्षा में सो गए। सुबह जल्दी उठकर सभी कुदाल फावड़ा लेकर सामने वाले मैदान की ओर बढ़ गए। अनुज ने जगह के मालिक से परमिशन ले ली और सभी काम पर लग गए।
मैदान में झाड़ घास फूस ज्यादा था, सबने मिलकर उसे हटाना शुरू किया। काम करते हुए अमर की नजर सामने से आती सुनिधि पर गई। वो उसके पास आए और उसके हाथ से थर्मस लेकर कहा, अरे बिटिया, तुम क्यों चली आई? इस हाल में तुम्हें ये सब काम नहीं करने चाहिए। तुम बस आराम करो और ये वजन तो बिल्कुल नहीं उठाना। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना अंकल। अच्छा, अभी अभी अब सभी को बुला लीजिए चाय के लिए, सुनिधि ने वहां पड़े पत्थर पर बैठते हुए कहा। अमर ने सबको बुलाया, सभी हंसी खुशी चाय पीने लगे। उधर 6 महीनों में रवि और विकास का धंधा ठप हो गया। अमर के साइन न करने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को नहीं मिला और जो बचा कुचा पैसा था वो भी उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया। दोनों भाई परेशान से बैठे थे, तभी बड़ी बहू का भाई वहां आया और उनसे बात की। बातों बातों में सारी बातें सामने आई तो बहू के भाई ने कहा, तुम लोगों को बर्बाद करके वो वहां आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? रवि ने कहा, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। भाई ने सोचते हुए कहा। मतलब? विकास ने कहा, मतलब ये कि अगर तुम्हें जिंदगी बनानी है तो उसे अपने रास्ते से हटाना होगा, आदमी ने कहा। दोनों भाई खामोशी से एक दूसरे की ओर देखते रहे। ओल्ड एज होम में सभी मिलजुल कर नवरात्रि की तैयारियों में लगे थे और दूसरी तरफ एक भयंकर साजिश की जा रही थी। रवि और विकास दोनों बड़ी बहू के भाई निवास की बातों में आ गए। निवास के साथ मिलकर वे लोग घर के कागजात बनवाने लगे। नवरात्रि का पहला दिन था। पूरे रीति रिवाजों के साथ माँ की मूर्ति की स्थापना हुई और धूमधाम से पूजा हुई। जैसा कि सबने सोचा था वैसा ही हुआ। आने वाले लोगों ने प्रसाद लिया, दान पात्र में पैसे दिए। असलम के लगाए मनोरंजन वाले स्टॉल पर सभी ने टिकट्स खरीदे। भूख लगने पर सभी ने वहां से खरीद कर अपनी पसंद का खाना खाया। वहां एक मेले जैसा आयोजन हो गया था। शाम तक भीड़ वैसी ही रही और रात की माँ की पूजा अर्चना के बाद सभी ओल्ड एज होम लौट गए। 2 लोग वहीं माँ के दरबार में सो गए। सभी बरामदे में बैठकर सुस्ता रहे थे। सुबह से अब उन्हें आराम मिला था। अमर ने पानी पीकर मुंह पोंछते हुए कहा, अगर भीड़ ऐसे ही रही तो हम जल्दी ही बाकी के पैसे जमा कर लेंगे। हाँ अंकल, आप सबने आज बहुत मेहनत की है। आप लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अनुज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो बेटा? हम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया है। सुनिधि हमारी बेटी जैसी है और बेटी की गोद भराई का सामान उसके पीहर से आता है। बस यही समझ के इन्हें रख लो। मोहन ने सारे पैसे अनुज को थमाते हुए कहा। अनुज ने पैसे रख दिए और नौकर से सबके लिए खाना लगाने को कहा। खाने के बाद सभी सोने चले गए, लेकिन अमर बाहर बरामदे में सीढ़ियों पर बैठा था। सुमित्रा ने देखा तो उसके पास चली आई और कुछ दूर बैठकर कहा, क्या बात है, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। अनुज और सुनिधि के लिए हम सब जितना करें उतना कम होगा सुमी। इन बच्चों ने हमें बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ दिया है, अमर ने कहा। हाँ, तुम चिंता मत करो, यहाँ आओ, सुमी ने सीढ़ियों पर पैर सीधे करके कहा। अमर ने उसकी ओर देखा तो सुमी ने उसे अपना सिर गोद में रखने को कहा। अमर झिझका तो सुमी ने कहा, तुम कहते थे ना अमर, हर प्रेमिका में एक माँ छुपी होती है। इस वक्त एक माँ तुम्हें बुला रही है, प्रेमिका नहीं। सुमी की बात सुनकर अमर ने अपना सर उसकी गोद में रख दिया। सुमी उसका सर सहलाने लगी। एक सुखद अनुभूति वैसी ही जैसी वो बचपन में अपनी माँ की गोद में सर रखकर महसूस किया करता था। अमर कुछ देर शांत रहा और फिर कहने लगा, अपने वक्त में तुम एक बहुत अच्छी माँ रही होगी सुमी। वो बच्चे बदनसीब होंगे जो तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम नहीं देख पाए। बीती बातों को याद करके सिर्फ खुद को तकलीफ पहुंचाई जा सकती है अमर। माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए जीते हैं, उनका भार अपने कंधों पर उठा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। ये ओल्ड एज होम उन्हीं बोझ का उदाहरण है, सुमी ने कहा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक उम्र के बाद उन्हें भी उम्रदराज होना है और तब ये सोचकर डर लगता है कि कहीं उनके बच्चे उनके साथ ऐसा ना करें, अमर ने कहा। सुमी खामोशी से उसके बालों में उंगलियां फिराती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद अमर ने कहा, लेकिन मैं खुश हूं सुमी कि मैं यहाँ आया और मरने से पहले तुमसे ऐसी बात मत करो। अब किसी अपने का जाना देख नहीं पाऊंगी, सुमी ने अमर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। अमर ने उसका हाथ हटाया और कहा, मौत तो एक अटल सत्य है सुमी, और अब खुशी इस बात की है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वक्त हमेशा यादगार रहेगा अमर, सुमी ने कहा। सुमी, कुछ सुनाने को कहूँ तो सुनाओगी? अमर ने कहा।
सुमी मुस्कुराने लगी और कहा, इस उम्र में कहाँ ये सब, सुनाओ ना, शायद उससे नींद आ जाए। अमर ने कहा। सुमी गुनगुनाने लगी, तुम हो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। आज की रात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। कुछ ही देर में अमर को नींद आ गई। सुमी ने भी खंबे से सर लगा लिया और अमर के बालों में उंगली घुमाती रही। चांदनी रात के सन्नाटे में दोनों वहीं सीढ़ियों पर सो रहे थे। अनुज किसी काम से बाहर आया तो उन्हें वहां देखकर मुस्कुरा उठा, अंदर गया और एक चादर लाकर दोनों को ओढ़ा दी। पीछे खड़ी सुनिधि सब देख रही थी। अनुज उसके पास आया तो उसने कहा, क्या ये दोनों हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते? एक दूसरे का साथ पाकर इनके चेहरे पर जो सुकून है वो आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखा मैंने। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं लेकिन एक दूसरे के साथ हैं। तुम सही कहती हो सुनिधि, बस इन दोनों को किसी की नजर ना लगे। अनुज ने कहा तो सुनिधि उसके सीने से लगी मुस्कुराती हुई उन दोनों को देखने लगी। अमर की सुबह नींद खुली तो खुद को बरामदे में पाया। बगल में ही सुमी खंबे से सर लगाए सो रही थी। अमर ने उसे उठाया और अंदर जाने को कहा। नहा धोकर सभी पंडाल पहुंचे और फिर अपने अपने कामों में लग गए। आज दूसरा दिन था और भीड़ भी पहले दिन से ज्यादा थी। दोपहर तक सभी अपने अपने कामों में लगे रहे। दोपहर बाद सबने खाना खाया सिवाय अमर और सुमी के। अमर हिसाब किताब में लगा हुआ था। सुमी ने देखा बर्तनों में सिर्फ एक व्यक्ति के खाने का सामान था। उसने खाना थाली में लगाया। तब तक अमर भी हाथ मुंह धोकर आ पहुंचा। सुमी ने उसके सामने खाने की थाली रखी तो अमर ने कहा, तुमने खाया? तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। सुमी ने कहा, बाद में क्यों, अभी खाओ। जाओ अपने लिए भी थाली ले आओ। अमर ने निवाला तोड़कर कहा। वो आज खाना कम था ना, सुमी ने कहा, और तुमने सारा मेरी थाली में परोस दिया। अमर के हाथ से निवाला छूट गया। मुझे अभी भूख नहीं है अमर, तुम खाओ, सुमी ने सामने बैठते हुए कहा। अमर ने पास पड़ी खाली थाली में अपनी थाली से आधे चावल निकाले और 4 रोटियों में से 2 सुमी के लिए रखी। दाल और सब्जी को भी आधा आधा करके दूसरी थाली में परोस दिया। थाली सुमी की ओर खिसका कर कहा, जब एक दूसरे का दर्द बांट सकते हैं तो फिर खाना क्यों नहीं, खाओ। सुमी की आंखों में आंसू भर आए लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। दोनों ने खाना खाया और फिर अपने अपने कामों में लग गए। दिन गुजरते जा रहे थे, रुपए भी जमा हो रहे थे, सभी बहुत खुश थे। इन कुछ दिनों में सुमी और अमर एक दूसरे का ख्याल रखते रखते और करीब आ चुके थे। अपने अतीत को लेकर अब उनके मन में कोई दर्द नहीं था, बल्कि वो आने वाले वक्त की खुशियां देख रहे थे। नवरात्रि का आखिरी रात थी। पूजा समाप्ति के बाद खाली पंडाल में बैठे अमर और बाकी सब सुस्ता रहे थे। अनुज और सुनिधि भी वहीं थे। सभी खुश थे और एक सुकून सबके चेहरे पर मौजूद था। नवरात्रि समापन के बाद अनुज ने पैसे जोड़े तो वह उनकी सोच से भी ज्यादा थे। अनुज ने जो लोन लिया था उसकी दुगनी रकम चुकाने के बाद भी उसके पास 1.5 लाख बचे थे, जिनमें से उसने ओल्ड एज बुजुर्गों के लिए सभी लोगों के पैसे वापस कर दिए थे। अमर को उसके जमा पैसे 45 रुपए मिले थे। उन्हें लेकर वो पास के ही बाजार आया। वहां से उसने सुमी के लिए एक बनारसी साड़ी और एक जोड़ी चांदी की पायल खरीदी। शाम को घर आया तो बहुत खुश था क्योंकि कुछ दिन बाद ही सुमी का जन्मदिन था और अमर ये उसे तोहफे में देना चाहता था। 2 दिन बाद अनुज ने सबको इकट्ठा किया और कहा, इस ओल्ड एज होम को बने 5 साल हो चुके हैं और इसी खुशी में कल एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके मुख्य अतिथि होंगे अमर अंकल और सुमित्रा जी। सभी खुशी से तालियां बजाने लगे। अमर को याद आया, कल तो सुमी का जन्मदिन भी है। वो बहुत खुश था। अनुज ने ओल्ड एज होम में रहने वाले सभी लोगों के घर पर फोन किया और कल के प्रोग्राम में आने को कहा। रवि और विकास को न्योता मिला। तब बड़ी बहू का भाई भी वहीं था। उसने खुशी से कहा, यही सबसे अच्छा मौका है, कल चलो वहां और खत्म कर दो इस कहानी को। भैया कुछ होगा तो नहीं ना, कहीं ये दोनों फंस जाएं? बहन ने कहा, फंसेंगे तब ना जब वो बूढ़ा जिंदा रहेगा। कल का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, उसने अपने नापाक इरादों को भांपते हुए कहा। अगले दिन ओल्ड एज होम में प्रोग्राम की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। अमर ने सुमी को तोहफा दिया। सुमी ने वो साड़ी पहन ली। सभी लोगों के घर वाले आ रहे थे। उन्हें देखकर सुमी ने अमर से कहा, मुझे नहीं लगता मेरी बेटी और बेटा आज आएंगे। मैं चलकर अंदर की व्यवस्था देख लेती हूँ, तुम रुको, शायद तुम्हारे बच्चे आ जाएं। सुमी वहां से चली गई। अमर को उसके लिए बहुत दुख हो रहा था।
कुछ देर बाद एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से रवि, विकास अपनी अपनी पत्नियों के साथ नीचे उतरे। तीनों बच्चे भी साथ थे। गाड़ी से उतरते ही तीनों दादाजी दादाजी कहते अमर की ओर दौड़े। अमर भी उनसे लिपट गया और उन्हें गले लगा लिया। दोनों बेटे और बहू अमर के सामने आए। अमर ने उन्हें देखा और जाने लगा तो विकास ने कहा, हम सबको माफ कर दीजिए पापा। मैं जानता हूँ हम में से कोई भी आपके माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब अपने किए के लिए शर्मिंदा हैं। क्या फिर से कोई नया ड्रामा है ये? अमर ने कहा। नहीं पापा, इस बार कोई ड्रामा नहीं। हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमने आपको बहुत दुख दिए हैं, बेइज्जत किया है, लेकिन बदले में आपने हमेशा हम सबको प्यार दिया। बस इसी ने हम सबका दिल पिघला दिया। हमें माफ कर दो पापा। रवि ने अमर के हाथों को पकड़कर कहा। हाँ पापा जी, हम सबको माफ कर दीजिए। दोनों बहुओं ने अमर के पैरों पर गिरते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? घर की लक्ष्मी ऐसे पैरों में? ना बेटी, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, वही काफी है। मैंने तुम सबको माफ किया। आओ अंदर चलते हैं। अमर ने दोनों बहुओं को उठाते हुए कहा। पापा ये लो, विकास ने डिब्बा अमर की ओर बढ़ाकर कहा। ये क्या है? अमर ने कहा। आपको माँ के हाथ की बनी खीर बहुत पसंद है ना? माँ तो अब नहीं रही, इसलिए हम चारों ने मिलकर इसे आपके लिए बनाया है, विकास ने कहा। अमर ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा भी नहीं था कि बच्चे इतना बदल जाएंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए डिब्बा लिया और खोलकर सूंघते हुए कहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुम सब अंदर हॉल में चलो, मैं आता हूँ। सभी अंदर चले गए। अमर खीर का डिब्बा लेकर ऑफिस की ओर आया और सुमी के पास आकर उसे अपने साथ बाहर बरामदे में ले आया। क्या बात है अमर? सुमी ने कहा। मेरे बच्चे मुझसे मिलने आए हैं सुमी, और उन्होंने अपने किए के लिए मुझसे माफी भी मांगी। और ये देखो, मेरे लिए अपने हाथों से बनाकर ये खीर भी लाए हैं, अमर ने खुशी से भरकर कहा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है अमर, सुमी ने सोचते हुए कहा। कैसी गड़बड़? अमर ने कहा। इस तरह अचानक उनका अच्छा बन जाना मेरे मन में शक पैदा कर रहा है अमर। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते, सुमित्रा ने कहा। कैसी बातें कर रही हो सुमी? बच्चे सच में बदल चुके हैं। देखो, मेरे लिए खीर लाए हैं, अमर ने कहा। जरूर उन लोगों ने इस खीर में कुछ ना कुछ मिलाया है, सुमी ने कहा। बस सुमी, बहुत हो गया। तुम उन पे शक करती ही जा रही हो। कोई बच्चा भले अपने पिता के साथ इतना घिनौना काम क्यों करेंगे? अमर ने गुस्से से कहा। मैं सच कह रही हूँ अमर, जैसा उन्होंने बर्ताव किया है उसे देखते हुए मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती। आज से पहले तो वो लोग कभी कुछ नहीं लेकर आए, फिर आज अचानक। सुमी ने कहा। मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है, अमर ने कहा। अमर की बात सुनकर सुमी ने उसके हाथ से खीर का डिब्बा लिया और कहा, अगर ऐसा ही है तो फिर इसे मैं खा लेती हूँ। अगर तुम्हारे बच्चे सच्चे हुए तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये क्या पागलपन है सुमी? अमर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक सुमी खीर के डिब्बे को मुंह से लगा चुकी थी। उसने आधी खीर खाई और बाकी डिब्बा फेंक दिया ताकि अमर ना खा सके। उसकी आंखों में नमी उतर आई तो अमर ने उसके चेहरे को अपने हाथों से लेकर कहा, बच्चे सच में बदल चुके हैं सुमी। सुमी ने अमर की आंखों में देखा और कहा, अगर वो बदल चुके हैं तो मुझे तुमसे हारने का जरा भी दुख नहीं होगा अमर। अमर सुमी को वहां छोड़कर अंदर चला गया और सुमी की नजर जमीन पर बिखरी खीर पर चली गई। सभी मुख्य हॉल में अपने अपने परिवारों के साथ बैठे थे। अनुज ने स्टेज पर आकर सबका अभिवादन किया। सुमित्रा और अमर मुख्य अतिथि थी, इसलिए वहीं कुछ लोगों के साथ स्टेज पर बैठे थे। अमर के घर वाले बिल्कुल सामने बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। अनुज ने वर्षगांठ पर लेकर सबसे बातें की और फिर अमर ने कहा, "अं- अंकल, मैं चाहता हूँ आज आप हम सबसे कुछ शब्द कहें। अमर अपनी जगह से उठकर माइक के पास आया और अपना गला साफ करके कहने लगा, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब इस खुशी में शामिल हुए। यहाँ मौजूद मैं सभी बच्चों से एक सवाल करना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप लोगों ने अपने माँ बाप को यहाँ रहने के लिए भेज दिया? अमर का सवाल सुनकर सभी खामोश हो गए। कुछ की गर्दन झुक गई तो कुछ इधर उधर झांकने लगे। ये सब देखकर अमर ने कहा, शायद इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। एक दंपति की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब उनके जीवन में एक संतान आती है। बड़ी नाजों से वो दंपति उसे पालता पोसता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को खिलाता है। एक पिता दिन रात कड़ी मेहनत करता है ताकि उसके बच्चे सुख से रह सके, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाता है। बच्चे बड़े होते हैं तो उनके जिम्मेदार बनने में माँ बाप मदद करते हैं, उसकी शादी करा देते हैं
और सोचते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुए, अपने लिए जिएंगे। लेकिन वही बच्चे जिनके लिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया, उन्हें ऐसी जगहों पर भेज देते हैं। कहते कहते आंखें नम हो जाती हैं। आंखों के किनारे पोंछ कर आगे कहते हैं, जिन माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया, अच्छी जिंदगी दी, उन्हीं माँ बाप की जिंदगी को ये जहन्नुम बना देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगते, हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन वही बच्चे ये भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी माँ बाप बनना है और इस दौर से गुजरना है। बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो एक उम्र के बाद माँ बाप किसी काम के नहीं रहते हैं, वे बच्चों पर बोझ बनने लगते हैं। आज मैं बताता हूँ उन बूढ़े माँ बाप का तुम्हारी जिंदगी में क्या रोल है। बूढ़े होने के बाद वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि घर के कामों में या बाहर के कामों में आपका हाथ बटा सकें, लेकिन ये बुजुर्ग आपके घर की सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। इनके भरोसे आप अपना घर छोड़कर जा सकते हैं या आपके घर के माली होते हैं। वो पौधे जिन्हें देखने तक की आपको फुर्सत नहीं होती है, उन्हें ये अपने बच्चों की तरह सींचते हैं। बार बार आपको गलतियां करने से रोकते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे परेशानी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि उन गलतियों से आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपके बच्चे जब आपके साथ खेलना चाहते हैं, तब आप इतने बस व्यस्त होते हैं कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें महंगे खिलौने, मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन वही ये बुजुर्ग उनके साथ खेलते भी हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा भी देते हैं। हाँ, बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, लेकिन फिर भी वो आपकी परेशानी आपके चेहरे से भांप लेते हैं। लेकिन बच्चे कभी अपने माँ बाप की ज़रूरतों को नहीं समझ पाते। एक 5 स्टार होटल में खाना खाकर वेटर को 500 रुपये टिप देना उन्हें मामूली लगता है, लेकिन वही अपने पिता के टूटे चश्मे को सही कराने का खर्चा उन्हें फालतू लगता है। एक बुजुर्ग अपने बच्चों से लजीज खाना या महंगे कपड़े नहीं चाहता है, बल्कि इस उम्र में वो अपने बच्चों का साथ और प्यार चाहता है। लेकिन वो इतना बदनसीब हो जाता है कि उनके बच्चों के पास उनके लिए थोड़ा भी वक्त नहीं होता है। भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें माँ बाप बनाए। लेकिन भगवान के इन अवतार माँ बाप को ये बच्चे अपने पैरों की धूल समझ लेते हैं। बचपन में जब तुम चलते चलते लड़खड़ाते थे, तो पिता तुम्हारी उंगली थामकर तुम्हें सहारा देते थे। फिर आज जब बुढ़ापे में उनके कदम लड़खड़ाते हैं, तो उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देने के बजाय उन्हें घर से निकाल देते हैं। बचपन में जहाँ माँ बाप ने मेहनत करके तुम्हें अच्छा खाना और अच्छा सामान दिया, तो फिर आज उन्हीं माँ बाप के लिए तुम्हारे पास 2 वक्त का खाना और एक जोड़ी कपड़ा क्यों नहीं है। माफ करना, भावनाओं में बह गया, लेकिन मैं आज खुश हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ हैं। अपनी गलतियों का इन्हें एहसास हुआ है और ये आज यहाँ चले आए। मैंने फैसला किया है कि मैं इन्हें वो संपत्ति दे दूंगा जिन्हें यह हकदार है। एक पिता होने के नाते मैं इनके लिए सब करना चाहता हूँ, इन्हें हर सुख देना चाहता हूँ। इनके प्यार के सामने वो कागज के टुकड़े कुछ भी नहीं है। कहकर अमर रुक गया। सामने बैठे उसके बेटे ने ये बात सुनी तो उनका दिल बैठ गया। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, ये हमने क्या कर दिया भैया? पापा हम सबसे इतना प्यार करते हैं और हमने उनके साथ ये सब किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई। विकास की आंखों से आंसू बहने लगे। अमर ने आगे कहना शुरू किया, अंत में मैं अनुज और सुनिधि जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम सबको ये छत दी, जीने की वजह दी। सामने बैठे बच्चों से कहना चाहूँगा कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। इनके प्यार और साथ से आपकी जिंदगियाँ खुशियों से भर जाएगी। बस ज़रूरत है इन्हें समझने की। किसी को मेरी बातों पर ठेस पहुंची हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अमर ने हाथ जोड़े और अपनी कुर्सी की ओर बढ़ गया। वहां सामने बैठे सभी बुजुर्गों की आंखें नम थी और बच्चों के सर शर्म से झुके हुए थे। उन सबको अपने किए का बहुत पछतावा था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी खाना खाने लगे। आज सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ थे, उन्हें अपने हाथों से खिला रहे थे। कोई आंखों में आंसू लिए अपने किए की माफी मांग रहा था, तो कोई गले लग गिले शिकवे भुला रहा था। खाने के बाद वहां आए सभी बच्चों ने अनुज से बातें की और अपने अपने माँ बाप को घर ले जाने लगे। अमर ये देखकर बहुत खुश था। अनुज और सुनिधि भी बहुत खुश थे। सभी एक एक करके जा रहे थे। अमर बरामदे में खड़ा था, तभी उसके दोनों बेटे और बहू वहां आए। विकास ने कहा, पापा वो खीर। माफ करना बेटा, इतने प्यार से तुम लोग मेरे लिए खीर लेकर आए और मैं उसे खा भी नहीं पाया, अमर ने कहा। विकास और रवि ने चैन की सांस ली और अमर का हाथ पकड़कर कहा, हम लोगों को माफ कर दो पापा, हम सब ने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है।
चलिए पापा, घर चलिए। वो घर जो आपका अपना है, हमें आप चाहिए, वो घर नहीं। हाँ पापा, भैया सही कह रहे हैं। आज आपकी बातों ने हम सबकी आंखें खोल दी। चलिए पापा, घर चलते हैं, रवि ने कहा। बेटों के प्यार देखकर अमर की आंखें भर आई। उसने कुछ दूर खड़ी सुमी को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और कहा, देखो सुमी, मैंने कहा था ना, मेरे बच्चे बदल गए हैं। ये मुझे घर ले जाना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ सुमी, तुम खामखा इन पर शक कर रही थी। हाँ, सुमी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, और अगले ही पल उसे उल्टी हुई और वो जमीन पर जा गिरी। उसके मुंह से खून निकला। देखकर अमर हक्का बक्का रह गया। सुमी की बिगड़ती हालत देखकर अमर उसे हॉस्पिटल लेकर आया। उनके पीछे पीछे अनुज, सुनिधि और उनके बच्चे भी चले आए। सभी इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े थे। अमर के तो जैसे प्राण ही निकल चुके थे। एक जिंदगी में उसे कितनी मुश्किलें देखने को मिल रही थी। डॉक्टर सुमी की जान बचाने में लगे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और अमर से कहा, किसी ने उनके खाने में जहर मिलाया है। उनकी हालत अभी बहुत खराब है। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। सुनकर अमर की हिम्मत टूट गई और उसने मरे हुए स्वर में कहा, जहर? हाँ जहर, लेकिन उनके खाने में जहर कहाँ से आया? वैसे ये पुलिस केस बनता है, आप चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। कैसे भी करके उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर, अनुज ने कहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहते हुए डॉक्टर वापस अंदर चला गया। अमर के शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रही थी। वो सुन्न सा खड़ा था। विकास और रवि अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहीं खड़े थे। डॉक्टर की बात सुनकर विकास अमर के पास आया और कहा, पापा, खीर में जहर था? अमर ने सवाल किया। पापा, मैं आपको सच सच बताता हूँ, विकास ने हकलाते हुए कहा। खीर में जहर था या नहीं? अमर ने सख्ती से कहा। आई एम सॉरी पापा, हम लोग बहक गए थे। भरत की बातों में आकर हमने ऐसा कर दिया, लेकिन वो खीर सुमित्रा आंटी खा लेंगी, हमें नहीं पता था, विकास ने रोते हुए कहा। सटार! अमर ने खींचकर एक थप्पड़ विकास को मारा। सारे माहौल में शांति छा गई और अमर ने दर्द से भरकर कहा, शर्म आती है मुझे तुम लोगों को अपना बेटा कहते हुए। अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए तुम लोग इतना गिर गए कि तुमने एक मासूम की जान लेने का पाप किया। क्यों किया ऐसा? अपने ही पिता को मारने की साजिश सिर्फ कुछ पैसों के लिए? अनुज ने अमर को संभाला तो अमर बच्चों की तरह रो पड़ा और कहने लगा, देखो अनुज, क्या किया है इन लोगों ने? सुमी मुझसे कहती रही कि इसे इन लोगों पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं ही इनके प्यार में अंधा हो गया था। आज इनकी वजह से वो इस हाल में है। मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। कह दो इनसे कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, मुझे इनकी शक्ल तक नहीं देखनी है। अमर की बात सुनकर दोनों बेटे उनके पैरों में आ गिरे और फूट फूट कर रोने लगे। रवि ने रोते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है पापा, ऐसा पाप जो माफी के लायक भी नहीं है। हम आपको समझ ही नहीं पाए थे। हमारी वजह से आज ये सब हो रहा है। हमें माफ कर दो पापा, हमें माफ कर दो। अमर ने पैरों से दोनों को छिड़कते हुए कहा, माफ कर दूं? तुम दोनों इंसान नहीं बल्कि हैवान हो। तुम्हें किसी की जान लेने का हक किसने दिया? क्या पैसा इतना बड़ा है कि अपने ही पिता की जान लेने का आतुर हो जाओ तुम लोग? रवि उठा और हाथ जोड़ते कहा, हाँ पापा, नहीं है हम इंसान कहलाने के लायक। हमने जो किया है उसकी कोई माफी भी नहीं है। सुमित्रा आंटी चटा। अमर ने एक तमाचा रवि को मारते हुए कहा, अपनी गंदी जुबान से नाम मत लो उसका। अगर आज उसे कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अमर की बात सुनकर दोनों भाई आंसू बहाते रहे। पश्चाताप की आग के दोनों सुलग रहे थे। जब तक उन्हें अपने पिता का प्यार समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों को खामोश देखकर उनकी पत्नियां उनके पास आईं और बड़ी बहू ने विकास से कहा, चलो यहाँ से, या और बेइज्जती करवानी बाकी है। बड़ी बहू को देखकर छोटी ने कहा, मरते हैं तो मर जाए, हमारी बला से हमें क्या, चलो यहाँ से। बहुत सुन ली इनकी बकवास। रवि और विकास ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों ये देखकर अवाक रह गईं और विकास ने बड़ी बहू से कहा, खबरदार जो एक और शब्द अपने मुंह से निकाला। बकवास ये नहीं बल्कि तुम दोनों कर रही हो। काश ये हाथ बहुत पहले उठा देते तो आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। देवता जैसे हमारे पिता के लिए हमारे मन में जहर घोलने वाली तुम लोग थी। कहते हुए रवि ने जैसे ही दोबारा मारने के लिए हाथ उठाया तो अनुज ने आकर रोक लिया और कहा, औरत पर हाथ उठाना कहाँ की मर्दानगी है? ये औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। इनकी बातों में आकर हम भाइयों ने अपने पिता को इतने दुख दिए, दर्द दिए, और ये आज भी इन्हीं कोस रही हैं। रवि ने कहा, लेकिन इनसे ज्यादा कसूर तो तुम दोनों का है। इनके लिए तुम्हारे पिता ससुर थे,
लेकिन तुम्हारे तो पिता थे ना, फिर तुम लोगों ने अपने मन में इतनी नफरत क्यों बना ली? सुनिधि ने कहा। रवि और विकास दोनों ही चुपचाप सुनते रहे। उनमें से एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। अंदर ही अंदर उनका जुर्म उन्हें कुरेद रहा था। ये सब देखकर अमर को अपने सीने से हल्का सा दर्द महसूस हुआ और वो खांसते हुए बेंच पर आ बैठे। दोनों भाई उन्हें संभालने को जैसे ही आगे बढ़े, अमर ने हाथ आगे कर उन्हें रोक दिया। सुनिधि ने उन्हें बोतल से पानी पिलाया तो अपनी बुझी सी आवाज में वो कहने लगे, ये दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं, फिर भी इन दोनों ने मुझे हमेशा पिता का दर्जा दिया। बिना किसी शिकायत के इन्होंने हम सबकी मन से सेवा की, लेकिन तुम सब मेरे अपने होते हुए भी मेरे दुश्मन निकले। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुनिया वालों को अब अपनी औलाद से भरोसा उठ जाए। जाओ, खुश रहो। आज से तुम्हारा पिता तुम सबके लिए मर चुका है। अमर की बात सुनकर चारों वहां से मुंह लटकाए चले गए। अमर की आंखों से आंसू बहने निकले। अनुज और सुनिधि उनके सामने आ बैठे और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगे, फिक्र मत कीजिए अंकल, उन्हें कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला भी कैसे कैसे खेल दिखाता है अनुज। मेरे ही बच्चों ने आज मुझे इस जगह लाकर खड़ा कर दिया है। अमर ने रोते हुए कहा। आप अकेले नहीं अंकल, मैं आपके साथ हूँ। सुनिधि आपके साथ है और हमारी सुमी आंटी वो भी आपके साथ हैं, अनुज ने कहा। दोनों वहीं अमर के साथ बैठे रहे। शाम होने को आई, लेकिन सुमी की हालत कोई सुधार नहीं आया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर कहा कि सुमी खतरे से बाहर है, सबकी जान में जान आई। सुनिधि ने अनुज से चाय लाने को कहा। दोपहर से अमर ने कुछ खाया पिया नहीं था। अनुज चाय ले आया। सुनिधि ने जिद करने पर अमर ने 2 घूंट चाय पी और फिर अनुज से कहा, बेटा तुम और सुनिधि अब घर जाओ, दोपहर से यहीं हूँ, थक गए होगे, घर जाकर आराम करो। और फिर सुनिधि बिटिया का भी इस हाल में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जाओ तुम दोनों घर जाओ, सुमी का ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ हूँ। ठीक है अंकल, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। ये मेरा फ़ोन रखिए आप, अनुज ने अपना दूसरा फ़ोन दे करके कहा। रास्ते में मैं और अनुज आपके लिए खाना लेकर आ रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, सुनिधि ने कहा। अरे नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, अमर ने कहा। वो सब मैं ना जानूं, आप आंटी का ख्याल रखिएगा, हम लोग आते हैं, सुनिधि ने कहा। अमर ने सुना तो उसकी आंखों में नमी उतर आई और उसने सुनिधि को अपने पास बुलाकर सीने से लगाते हुए कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम दोनों बच्चों पर कभी कोई आँच ना आए। सुनिधि और अनुज मुस्कुराए और अमर से अपना ध्यान रखने का बोलकर चले गए। डॉक्टर से परमिशन लेकर अमर सुमी को देखने आईसीयू में आया। सुमी बेहोश लेटी थी। उसकी हालत देखकर अमर को बहुत दुख हुआ। वो उसके पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया और सुमी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो सुमी, मैंने तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया। अपने बच्चों को समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुमी, गलती हो गई। उन्होंने बहुत बुरा किया, शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट रहा होगा। आज उनके मन में मुझे लेकर इतनी नफरत भर चुकी है। उनकी नफरत ने आज तुम्हें किन हालातों में ला दिया, इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा सुमी, कभी नहीं। जिंदगी में कभी ना हारने वाला अमरनाथ आज अपने बच्चों से हार गया सुमी, अपने बच्चों से हार गया। तकलीफ के आंसू अमर की आंखों से गिरकर सुमी का हाथ भिगोने लगे, लेकिन सुमी बेसुध पड़ी थी। सुमी की हालत में कोई सुधार नहीं था। नर्स के कहने पर अमर बाहर आकर बैठ गया। शाम होने लगी। अमर वहीं बेंच पर बैठे बैठे सो गया। अनुज खाना लेकर आया था। सुनीत की तबीयत खराब होने से अनुज उसे ओल्ड एज होम ही छोड़ आया। उसका ख्याल रखने के लिए बस 2 नौकर थे, बाकी सारे लोग अपने अपने घर जा चुके थे। अनुज ने अमर को जगाया और खाना खिलाया। काफी देर तक अनुज उनके साथ बैठा रहा और फिर अमर के कहने पर वापस ओल्ड एज होम चला आया। अमर वहीं बेंच पर लेट गया। सुबह आंख खुली तो डॉक्टर से सुमी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहा, उन्हें कल रात ही होश आ गया था, बस आप सो रहे थे इसीलिए जगाया नहीं, आप जाकर मिल सकते हैं। अमर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तुरंत आईसीयू में आया। सुमी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसके पास आकर बैठ गया और उसका हाथ थाम कर कहा, अब कैसी है तबीयत सुमी? ठीक है, सुमी ने कहा। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो सुमी, मैंने तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया और तुम मेरे बेटों की साजिश का शिकार हो गई। मैं उन्हें कभी नहीं माफ करूंगा सुमी, कभी नहीं। वो लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। अमर ने नफरत से कहा, ऐसा मत कहो अमर। सुमी ने कहा, नहीं सुमी, मैंने आज तक उनकी हर गलती को माफ किया है, लेकिन अब नहीं। उन्होंने नफरत की हद पार कर दी इस बार।
मुझे मारने तक को तैयार हो गए। अमर ने दुख के साथ कहा। अमर, उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें शायद भगवान भी माफ ना करे, लेकिन तुम कर देना, क्योंकि माँ बाप की बददुआ बहुत बुरी होती है, सुमी ने कहा। सर, इनकी दवाइयों का टाइम हो गया है, नर्स ने आकर कहा तो अमर ने दवाइयों का ट्रे लेकर कहा, मैं दे देता हूँ। ठीक है सर, ये 2 टैबलेट देनी है, इसके थोड़ी देर बाद इन्हें ये सूप पिला दीजिएगा, नर्स ने कहा और वहां से चली गई। अमर ने सुमी को दवा दी और वहीं बैठा रहा। सुमी बोलना चाहती तो अमर उसे रोक देता। कुछ देर बाद अपने हाथों से उसे सूप पिलाया और फिर आईसीयू से बाहर आ गया। आईसीयू में ज़्यादा देर रुकने की परमिशन नहीं थी। शाम तक सुमी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अनुज और सुनिधि भी रात का खाना लेकर आए। अमर सुमी का काफ़ी ख्याल रख रहे थे। उसे दवा देना, खाना खिलाना, उसका ख्याल रखना सब वो अकेले ही कर रहा था। और ये सब देखकर अनुज सुनिधि को बहुत अच्छा लग रहा था। 2 दिन बाद सुमी को डॉक्टर ने घर जाने की परमिशन दे दी। डॉक्टर जब डिस्चार्ज फाइल बना रहा था तो सुमी ने उससे कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया मुझे नहीं, बल्कि अपने पति से कहिए, जिन्होंने दिन रात आपकी इतनी सेवा की और आपको पहले जैसा बना दिया। हमने तो आपकी जान बचाई है, लेकिन आपका ख्याल रखने में उन्हीं का हाथ है। आप बहुत किस्मत वाली हैं। इस उम्र में जहां हम सफ़र साथ छोड़ देते हैं, वहीं ये आपके पति हर वक्त आपके साथ रहे। मैंने दवा लिख दी है, कोई भी परेशानी हो तो आप आकर मिल लेना। टेक केयर, कहकर डॉक्टर चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया हैरान सुमी को। अमर के लिए उसके मन में प्यार और इज्जत और बढ़ चुकी थी। अनुज ने हॉस्पिटल का सारा बिल चुकाया और सबके साथ ओल्ड एज होम चला आया। अगले दिन अमर ने अनुज से हमेशा के लिए वहां से जाने की बात कही तो अनुज ने कहा, क्यों अंकल, क्या अब ये घर आपका नहीं है? ऐसी बात नहीं है अनुज, इस शहर से अब मैं भर चुका हूँ। साथ ही यहाँ रहूँगा तो अपने बच्चों का किया भूल नहीं पाऊंगा। सुमी को भी एक सहारे की जरूरत है, और उसे क्या, बल्कि मुझे भी। इसलिए मैं सुमी को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अमर ने कहा, लेकिन आप कहाँ जाएंगे अंकल? सुनिधि ने बेचैन होकर कहा, भूल गए मेरा गांव, वहाँ का घर, वहाँ अब भी हमारे रहने के लिए जगह है। एक बार फिर सब शुरू से शुरू करेंगे। अमर ने मुस्कुरा के कहा, लेकिन अंकल, अनुज ने कहना चाहा तो अमर ने उसके दोनों हाथों को थाम कर कहा, तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बेटा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ आशीर्वाद है। हमेशा खुश रहो। लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए, सुनिधि ने कहा। बताओ क्या चाहिए, अमर ने कहा। आप और सुमी आंटी शादी कर लीजिए। आपने कहा ना कि उन्हें सहारे की जरूरत है, तो एक औरत की जिंदगी में पति से बड़ा हमदर्द कोई नहीं होता है। बस इतना सी बात मान लीजिए हम लोगों की। आप दोनों का प्यार पवित्र है और हमेशा पवित्र ही रहेगा। सुनिधि ने कहा तो अमर ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, पगली, हम लोग जरूर आएंगे तुमसे मिलने, जब ये नन्ही सी जान इस दुनिया में आएगी। अपना ख्याल रखना और खूब पौष्टिक खाना। अनुज भी उनके गले लगा और कहा, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। अमर ने सुमी से अपने मन की बात कही तो सुमी ने मान लिया। वो अमर को आज भी उतना ही चाहती थी कि उसे ना नहीं कह पाई। दोनों ने शादी कर ली और अमर के गांव चले आए। कुछ ही महीनों में सब अच्छा हो गया। अमर ने अपने आधे खेतों को बेचकर उसके पैसे से घर की मरम्मत करवाई और बाकी पैसों से एक डेयरी फार्म खोल लिया। गांव के लोगों को उसमें रोजगार भी मिल गया और अमर का काम भी चल पड़ा। सुमी ने भी घर के बाहर बगीचे में सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। गांव में वो सबको अपनी उगाई सब्जियां मुफ्त में ही बड़े प्यार से दे दिया करती थी। अमर और सुमी के मृदुल स्वभाव के कारण सभी लोग उनका सम्मान करते थे और हर वक्त उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। महीनों गुजर गए, अमर शहर नहीं आया। उम्र की आखिरी पड़ाव में दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। एक सुबह सुमी ने अमर से अपने साथ मंदिर चलने को कहा। उसने मंदिर के बाहर बैठने वाले भूखों के लिए घर में खाना बनाया और लेकर मंदिर चली आई। दर्शन करने के बाद अमर और सुमी दोनों सीढ़ियों पर बैठे उन गरीबों को खाने के पैकेट दे रहे थे। जैसे ही अगला पैकेट देने के लिए अमर ने हाथ उठाया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने विकास बैठा था, फटे हाल, आंखें खाली, मुंह चिपका हुआ और शरीर बेजान। पास ही में रवि बैठा था। अमर को वहां देख विकास ने मरे हुए सुर में कहा, पापा आप यहाँ? सुमी ने उन्हें देखा तो दोनों को वहां से उठाकर मंदिर के बरामदे में ले आई। अमर भी उनके साथ चला आया। सुमी ने उन्हें खाने को दिया तो दोनों खाने पर टूट पड़े।
उन्हें खाते देखकर लग रहा था जैसे वो लोग काफी दिनों से भूखे हैं। अमर ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। सुमी ने दोनों से इस हालत के बारे में पूछा तो विकास ने बताया कि कैसे उसके साले ने धोखे से सारा पैसा और जायदाद हड़प ली। उनकी कंगाली देखकर पत्नियां अपने अपने बच्चों को लेकर चली गईं। घर, नौकरी, पैसा, रुतबा सब चला गया और दोनों दर दर की ठोकरें खाते यहाँ वहां भटकते रहे। उनकी कहानी सुन सुमी को उन पर दया आ गई। उसने अमर से कहा कि वो उन्हें अपने साथ रख ले। अमर ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। सुमी दोनों को घर ले आई, दोनों को रहने को जगह और खाने को दिया। दोनों लड़के अपने किए से शर्मिंदा थे। उन्होंने अमर के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। अमर का दिल भी पिघल गया। दोनों लड़के वहीं रहकर डेयरी पर काम करने लगे। उनमें आए बदलाव देखकर अमर भी हैरान था। दोनों मेहनत से अपना काम करते, अमर की बातें सुनते, उसकी सेवा करते, बिना अमर की इजाजत के कुछ नहीं करते। डेयरी का सब हिसाब किताब अमर को सौंपते। उन्हें इस तरह देखकर अमर को बहुत खुशी हुई। उन्होंने दोनों बहुओं और बच्चों को भी अपने पास बुला लिया। दोनों बहू भी अमर और सुमी के पैरों में आ गिरी और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगी। अमर का उजड़ा हुआ घर फिर बस गया। सभी हंसी खुशी रहने लगे, पर ना जाने क्यों अमर को हमेशा एक कमी खलती रहती थी। एक शाम उसे खत मिला कि सुनिधि को बेटा हुआ है और उसके जन्मोत्सव में अमर और सुमी को बुलाया है। अमर और सुमी ढेर सारे तोहफे लेकर वहां पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओल्ड एज होम के सभी सदस्य वहां मौजूद थे। सब इस जन्मोत्सव में आए थे। अमर और सुमी सबसे मिले। सब अपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जी रहे थे। सबने अनुज और सुनिधि के बेटे को तोहफे और आशीर्वाद दिया। कितने महीनों बाद सब साथ थे। सबने जश्न मनाया, खूब बातें हुई। मोहन और जगन तो अमर को बहुत छेड़ रहे थे कि आखिर उसने सुमी से शादी कर ही ली। अगली सुबह सभी एक एक करके वापस निकल गए। सबके बाद अमर और सुमी भी चले गए। अनुज और सुनिधि अपने बच्चे को गोद में लिए उदास से बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चलते चलते अमर रुका तो सुमी ने कहा, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया है। हमारी असली खुशी गांव में नहीं, इस ओल्ड एज होम में है सुमी। उन बच्चों के साथ है, उन हम उम्र दोस्तों के साथ। आ सुमी, लौट चलते हैं वापस अपनी उसी दुनिया में। अमर ने बेचैन होकर कहा। चलो। सुमी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अमर की ओर बढ़ा दिया और दोनों वापस लौट आए। उन्हें देखते ही अनुज और सुनिधि के चेहरे की मुस्कान लौट आई। अमर और सुमी उनके पास चले आए। कुछ देर बाद देखते हैं कि एक एक करके बाकी सभी सदस्य भी लौट आए। अनुज और सुनिधि खुश भी थे और हैरान भी। तुम सब लोग वापस क्यों चले आए? अमर ने कहा। अब हम सब यहीं रहेंगे साथ साथ, जगन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भाई अमर, क्योंकि जिंदगी का असली सुख अपनों के साथ है, मोहन ने कहा। सभी मुस्कुरा उठे। अनुज गेट के पास आया और ओल्ड एज होम का बोर्ड हटाकर फेंक दिया, क्योंकि ये घर अब घर था, वृद्धाश्रम नहीं। माँ बाप ईश्वर का दिया सबसे खूबसूरत तोहफा है। उन्हें कभी खुद से दूर ना करें, उनका सम्मान करें, ख्याल रखें और उन्हें ढेर सारा प्यार करें। यकीनन बदले में आपको कई गुना ज़्यादा ही मिलेगा। हमारे इस दुनिया में होने की वजह वही है, इसीलिए कभी उनका दिल ना दुखाएं। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।